कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, इससे संबंधित जो भी बेसिक चीजें थी उस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था। लेकिन जब हम लोग कल की क्लास पर चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि आजकल एक पद जो है काफी चर्चा में है। कौन सा पद? तो हमने कल बताया था उप मुख्यमंत्री, अर्थात डिप्टी सीएम। ये पद आजकल काफी चर्चा में है। तो आज ही क्लास में हम लोग उप मुख्यमंत्री साथ में राज्य में नियुक्त होने वाले महाधिवक्ता, इन दोनों बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब हम लोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के लिए बाकायदा संविधान में अनुच्छेद उपबंधित है। कौन कौन से अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 167। ये मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद संबंधित बातों का जो उल्लेख किया गया संविधान में, तो इन अनुच्छेदों में उसका उल्लेख किया गया है। लेकिन हम लोग आज की क्लास में जो उप मुख्यमंत्री से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। हमारे कहने का मतलब यह है कि जो मुख्यमंत्री का पद है और उसकी मंत्रिपरिषद का पद है, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का जो मामला है ये संविधान में उल्लिखित है, इसलिए ये एक संवैधानिक पद है। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो पद संविधान में उल्लिखित है वो एक संवैधानिक पद है। बात हमें किसकी करना है? उप मुख्यमंत्री की। तो उप मुख्यमंत्री का कहीं भी उल्लेख जो है संविधान में नहीं है कि एक पद उप मुख्यमंत्री का भी होगा। अब संविधान में उल्लिखित नहीं है तो फिर इसका बनाने का कारण क्या है? ये पद सृजित क्यों किया गया? तो हमने आपको जब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित बातों पर चर्चा किया था तो हमने आपको वहां बताया था कि एक उप प्रधानमंत्री भी नियुक्त होते हैं। उप प्रधानमंत्री क्यों नियुक्त होते हैं तो हम लोगों ने वहां पर चर्चा किया था, जब एक ही तरीके के दो शख्सियत, एक शख्सियत ऐसी हो कि जो नेतृत्व करने की क्षमता हो, साथ में एक शख्सियत और भी है जिसको वही सब क्वालिटी प्राप्त जो एक व्यक्तित्व को प्राप्त है। मुख्यमंत्री एक व्यक्ति बनेगा, शासन सत्ता की कुर्सी चलाने वाला जो व्यक्ति होगा एक होगा, लेकिन जो राजनीतिक नेतृत्व है उसमें कई ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनमें वो सभी क्वालिटियां हैं, सभी खूबियत है जो उस व्यक्ति में है। अब जैसे मान लीजिए कि 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्तियों में यह फैसला करना कठिन है कि किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए। तीनों कद्दावर नेता हैं, तीनों व्यक्तियों की शख्सियत एक जैसी है, अब चयन करना कठिन हो गया, मुख्यमंत्री तो बनेगा ये। तो इसलिए यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए एक उप मुख्यमंत्री का पद सृजित कर दिया गया। यह एक राजनीतिक पद है। हमने क्या कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए यह पद सृजित किया गया है। तो यह क्या हो गया? एक राजनीतिक पद है। किसी किसी राज्य में देखते हैं आप तो कई उप मुख्यमंत्री होते हैं और किसी किसी राज्य में यह होता है कि एक भी उप मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि संविधान में तो लिखित नहीं है कि नहीं उप मुख्यमंत्री का पद ही सृजित होना चाहिए। जैसे उप प्रधानमंत्री वाले क्लास को अगर आप लोग याद करेंगे तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब प्रधानमंत्री के चयन का प्रोसेस चल रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये दोनों एक कद्दावर नेता थे। अब इनमें फैसला करना कठिन हो रहा था कि किसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए। तो वहां पर यह फैसला किया गया कि श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए और श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए।
अर्थात राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए वह पद सृजित किया गया। तो हमने आपको बताया था कि जो व्यवस्था हमारे यहाँ संघ में है उसी की ही पुनरावृत्ति राज्यों में भी है। तो यहाँ भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए उप मुख्यमंत्री का पद सृजित कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री कोई अलग से पद नहीं है, बल्कि यह भी एक मंत्री के रूप में ही नियुक्ति पाता है। मंत्री के रूप में नियुक्ति पाता है, मंत्री के रूप में शपथ भी लेता है और मंत्री के रूप में कार्य भी करता है। केवल इसे राजनीतिक तरीके से थोड़ी से वर्चस्व बढ़ाने के लिए, मतलब आप इन सभी शख्सियतों में जो मुख्यमंत्री के समकक्ष शख्सियत है, महत्व नहीं, शख्सियत है, आप मुख्यमंत्री के समकक्ष हैं। ये मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। अब मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? कल की क्लास में हमने आपको बताया था, कौन दिलाता है? बिल्कुल राज्यपाल। राज्यपाल शपथ दिलाता है, तो उप मुख्यमंत्री को भी कौन शपथ दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। इनका भी कार्यकाल वही होगा जो एज एक मंत्री का हम लोगों ने मंत्रिपरिषद को पढ़ा था कि कार्यकाल क्या है। तो वही सब कुछ चीज यही है। यहां से एक चीज ध्यान दीजिएगा कि किसी कारणवश यदि मुख्यमंत्री का पद रिक्त हो जाता है तो ये मत आप समझिएगा कि उप मुख्यमंत्री को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। अरे भाई, मंत्री ये भी है, यहाँ उप मुख्यमंत्री बेशक इसकी टाइटल लग गई, लेकिन पद क्या है? एक मंत्री का पद है। शपथ किसमें लिया? मंत्री के रूप में लिया। तो अगर किसी भी कारणवश चाहे मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे दे या मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए तो उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, बल्कि क्या होगा कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाएगी। अब पुनः वही प्रोसेस होगा जो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। अगर किसी कारणवश आप कल की क्लास में जो है जुड़ नहीं पाए थे तो आप उस क्लास को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पे आइए। हमारा YouTube चैनल क्या है? एजुकेशन 101। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। YouTube पर हमारी वीडियो देखें तो वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, साथ में कमेंट भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें। अब हम देखते हैं जो ये महाधिवक्ता है इसकी नियुक्ति क्या कौन करता है, कैसे होती है, या इसके लिए कौन से अनुच्छेद वर्णित हैं। आज का महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। हम लोग देखते हैं राज्य का महाधिवक्ता। हमने आपको बताया था, बार बार हम ये कह रहे हैं कि जो संघ में व्यवस्था है उसी की बिल्कुल ही पुनरावृत्ति राज्यों में भी है। तो जब संघ से संबंधित व्यवस्था को हम लोग देख रहे थे तो हमने आपको बताया था कि भारत सरकार को सलाह देने के लिए, किस मामले में सलाह देने के लिए? भारत सरकार को विधिक सलाह देने के लिए, भारत सरकार को विधि से संबंधित मामलों में सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए अनुच्छेद 76 में यह व्यवस्था बनाई गई कि एक महान्यायवादी नामक प्राधिकारी की नियुक्त होगी। अनुच्छेद 76 में क्या था? भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने के लिए एक महान्यायवादी नामक प्राधिकारी की नियुक्त होगी। अब हम चर्चा कर रहे हैं राज्य से संबंधित महाधिवक्ता की, हमें चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अब आप स्वतः समझ गए होंगे, हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर संघ से संबंधित अनुच्छेद हैं, संघ की कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद अगर आपको याद है तो अनुच्छेद 72 से लेकर अनुच्छेद 111 में कितना जोड़ दिया जाए? बिल्कुल 89 जोड़ दिया जाए, 89। तो यह अगर योग जो आएगा यह राज्य की कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद हो जाएंगे, राज्य की
कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेदों का वर्णन करेगा। अब यहां पर देखिए कितना आ रहा है, तो अनुच्छेद कितना आएगा 165। इसमें अनुच्छेद 76 में क्या है कि भारत सरकार को विधिक मामलों में परामर्श देने के लिए अनुच्छेद 76 के तहत एक महान्यायाधीश नामक प्राधिकारी की नियुक्त होगी। अब उसमें हमने 89 जोड़ दिया तो आ गया अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में क्या है, राज्य सरकार को विधिक, बिल्कुल वही चीज है, शब्द वही है, अनुच्छेद केवल चेंज हो गया। राज्य सरकार को विधिक मामलों में परामर्श देने के लिए अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता नामक प्राधिकारी के नियुक्त का प्राविधान है। अनुच्छेद 165 में क्या है, राज्य सरकार को विधि से संबंधित परामर्श देने के लिए महाधिवक्ता नामक प्राधिकारी की नियुक्त का प्राविधान है। यह महाधिवक्ता आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि यह राज्य सरकार का वकील है। आपका विधिक सलाहकार कौन है? आपको कभी कानून से संबंधित जानकारी लेना है, कानून से मामले में कोई सलाह मशविरा करना, तो किससे लेंगे? वकील से तो ही लेंगे। तो आपका वकील, तो ये आप अपनी भाषा में समझिए, ये महाधिवक्ता क्या है? केवल राज्य सरकार का वकील है। अब राज्य सरकार का मामला है, पूरे शासन सत्ता का मामला है, तो ये सर्वोच्च विधिक अधिकारी होगा, सबसे ऊंचा होगा। तभी जैसे आप अपने ऊपर देखिएगा कि आपको विधिक सलाह लेना है, कानून का परामर्श लेना है, और मामला ऐसा है कि टेढ़ा मामला है, अगर कभी आपको वकील करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई विवाद है, आप वकील करना चाह रहे हैं, तो जो क्षमता आपकी होगी उसके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ वकील करेंगे। अब राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार पूरे शासन सत्ता का मामला है राज्य के, उसके लिए वकील चुनना है, तो एक सर्वोच्च अच्छा व्यक्ति चुना जाएगा, ताकि कहीं भी कानूनी मामले में जो परामर्श ले उसमें कहीं गलती ना हो। तो इसके लिए एक महाधिवक्ता नियुक्त किया गया, लेकिन वही नियुक्त किया जाएगा सो सर्वोच्च होगा। या इसलिए हम कह रहे हैं कि यह राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधिक अधिकारी है। अगला चीज और आप यहां देख लीजिए कि अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख है, अर्थात यह एक संवैधानिक पद है। समझिएगा, केवल रटने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेदों में वर्णन होने के कारण यह एक संवैधानिक पद है और राज्य सरकार का महाधिवक्ता है, इसलिए राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति होगा, कानून का जानकार होगा, तो वही उसका वकील होगा। तो यह राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी भी होता है, एक संवैधानिक पद है। हम देखते हैं कि इसकी नियुक्त कौन करता है या इसकी नियुक्त कैसे होती है, क्या योग्यताएं होती हैं। राज्य के सर्वोच्च विधिक अधिकारी को नियुक्त करना है, तो नियुक्त कौन करेगा? तो राज्य का सर्वोच्च प्रमुख कौन है? संविधान के हिसाब से संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है। अब यह अपनी सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद बनाया, अर्थात जो शासन सत्ता चलाने वाले हैं, शासन सत्ता चला रहे हैं, राज्यपाल को यह लगा कि अगर हमें विधि से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कानून से संबंधित जानकारी चाहिए, तो इसके लिए भी तो एक पद होना चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए जो हमें विधि से संबंधित मामलों में परामर्श दे। तो इसने क्या किया कि अपने लिए एक महाधिवक्ता नियुक्त किया, अर्थात अपने लिए एक वकील नियुक्त किया, महाधिवक्ता नियुक्त किया। आपको हमने पिछली क्लास से बताया था, जो संघ से संबंधित हम लोग बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा था कि एक महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी। इसकी नियुक्त कौन करता है? तो इसकी नियुक्त राष्ट्रपति करता है, क्योंकि संघ का सर्वे सर्वा कौन है? संघ का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। तो उसी की पुनरावृत्ति यहां भी है। तो महाधिवक्ता की नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, क्योंकि राज्यों का संवैधानिक प्रमुख है। महान्यायवादी की नियुक्त राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो संसद की सलाह पर करता है। तो ये किसकी सलाह पर करेगा? तो ये भी तो राज्य विधानमंडल की सलाह पर करेगा। संसद से तात्पर्य वहां क्या है? भारत सरकार से है। तो यहाँ
विधानमंडल से तात्पर्य क्या? भाई परामर्श कौन देगा? जो शासन सत्ता में है। भाई इसने अपनी सहायता के लिए राष्ट्रपति ने क्या किया? मंत्रिपरिषद किया, प्रधानमंत्री उसका प्रमुख है, मंत्रिपरिषद की नियुक्त किया, उसका प्रमुख प्रधानमंत्री को बनाया। अब प्रधानमंत्री की सलाह पर तो ही, मंत्रिपरिषद की सलाह पर तो ही महान्यायवादी की नियुक्त करेगा। तो वही हाल यहाँ भी है। राज्यों में राज्यपाल ने क्या कर दिया? अपनी सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया। अब सलाह और सहायता कौन देगा? तो मंत्रिपरिषद देगी। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति के समय सलाह कौन देगा? तो मंत्रिपरिषद देगी, राज्य सरकार देगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। महाधिवक्ता की नियुक्त हो गई, परामर्श दिया मंत्रिपरिषद ने, अर्थात मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने दिया। लेकिन यह महाधिवक्ता ऐसे ही नहीं कि किसी को उठा के रख दिए जी कि भाई चलिए हम आपको अपना महाधिवक्ता बनाते हैं, आपको अपना वकील बनाते हैं। जैसे आप अपने ऊपर इसको समझिएगा कि आपको अपना वकील चुनना है, आपको अपना अधिवक्ता चुनना है। आप कैसा अधिवक्ता चुनेंगे? जैसे मान लीजिए आप दो आदमियों का विवाद हो गया। फिलहाल तो विवाद करना अच्छी बात ही नहीं है, क्योंकि जब आप विवादों में फंसते हैं तो आपकी स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। जैसे स्वतंत्रता का हनन कैसे होगा? पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा, अनुशासन बनाने के लिए वो अपने हिसाब से रखेगा। भाई आपके स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा, लेकिन वो व्यवस्था बनाने के लिए क्या करेगा कि अगर आपको स्वतंत्र कर देगा तो आप व्यवस्था फैला देंगे। या आप न्यायाधीश के सम्मुख खड़े होंगे तो वहां की जो गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से आपको कार्य करना पड़ेगा। आप वहां स्वतंत्र नहीं कि हम जा रहे घूमने चले जा रहे हैं, अभी आके हम बात करते हैं, अभी हमारे पास समय नहीं, हम बात करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप विवादों में जब फंसेंगे तो आपकी कुछ ना कुछ स्वतंत्रता का हनन होगा। लेकिन हमें समझाने का मतलब इतना ही केवल है कि आप किसी मुकदमे में, किसी कानूनी पचड़े में फंस गए तो आप एक वकील करने जाते हैं। वकील करने जब जाते हैं, जैसे दो पक्ष है, तो आप ये सोचते हैं कि हमारा वकील सर्वश्रेष्ठ हो ताकि हमारा जो कानूनी पचड़ा है, जो कानूनी मुकदमा है, इसमें हमें सफलता मिल जाए। तो अब वहां जब पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे अच्छा वकील कौन है, सबसे अच्छा अधिवक्ता कौन हो सकता है। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से अच्छा वकील करने का प्रयास करते हैं। अब चूंकि ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, पूरे राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्त करना है, तो जाहिर सी बात है जो सबसे श्रेष्ठ होगा उसी की नियुक्त की जाएगी। तो इसके लिए योग्यताएं क्या है? महाधिवक्ता के लिए योग्यता क्या है? योग्यता क्या होगी? तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले योग्यता कौन सी होगी कि भारत का नागरिक हो। विदेशियों को थोड़ी ना हम अपना बनाएंगे वकील, आप भी उसे ही बनाएंगे अपना अधिवक्ता कि जो आपके कार्यों में हर संभव उपलब्ध रहे, जो विधिक परामर्श लेना हो हर संभव उपलब्ध रहे। आप विदेशी को बना देंगे, क्या पता चला वो अपने देश चला गया और यहाँ हमें क्या है, विधि से संबंधित मामलों में परामर्श लेना है, वो कहेगा रुकिए हम आते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पर यह नियम बनाया गया कि महाधिवक्ता वही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जो भारत का नागरिक हो। अगली योग्यता क्या होनी चाहिए? कम से कम 10 वर्ष किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, वह व्यक्ति महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त हो सकता है कि जो 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, पद पर कार्य किया हो। अब 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, भारत का नागरिक हो, उसे महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन आप देखते हैं कि आप किसी सरकारी जॉब के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं या प्राइवेट जॉब के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसमें कुछ प्रमुख शर्तें लिखी होती है कि ये योग्यता होनी चाहिए। साथ में उसकी कुछ अन्य योग्यताएं भी लिखी होती है, अधिमानी योग्यता लिखी होती है कि अगर ये भी है तो भी आप इस पद के योग्य हैं। तो यहां पर ये चीज लिखा गया, क्या लिखा गया कि अगर मान लीजिए भाई भारत का नागरिक तो होना ही होना अनिवार्य है, लेकिन 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर अगर नहीं भी कार्य किया है, अगर वह किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक, लेकिन मामला कहाँ का? उच्च न्यायालय का है, किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक
अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, अर्थात किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, तो भी वह महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त होने का अधिकारी है। अगर इन सब क्राइटेरियाओं को नहीं भी पूरा करता है, उसके बाद भी अगर राज्यपाल को ये लगे भाई राज्यपाल अपने लिए जो है अधिवक्ता चुन रहा है, तो राज्यपाल की नजर में कानून का अच्छा जानकार है, विधि का अच्छा जानकार है, तो भी उसे महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल की जानकारी में विधि का अच्छा, कानून का अच्छा जानकार है, तो भी महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। जैसे आप अपना अधिवक्ता नियुक्त करने जाते हैं, मान लीजिए ये क्राइटेरिया कोई नहीं पूरा कर रहा है, इन शर्तों को कोई नहीं पूरा कर रहा है, लेकिन आपको ये जानकारी है कि ये जो फला व्यक्ति है इसे कानून का अच्छा जानकार है, कानून की अच्छी जानकारी इसको है। अब कानून की अच्छी जानकारी है तो आपको कानून से संबंधित परामर्श लेना है। उसके अलावा अगर कोई भी योग्यता नहीं तो हमसे क्या लेना देना है? हमें तो केवल कानून से संबंधित परामर्श लेना है, और कानून से संबंधित परामर्श लेना तो कानून का अच्छा जानकार है, कानून की ये बारीकियों को जानता है, तो हमारे लिए अधिवक्ता अच्छा है। तो राज्यपाल की भी नजर में अगर कोई व्यक्ति कानून का अच्छा जानकार है तो उसे महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल ने अपना महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया तो अगला चीज क्या बनता है? जो राज्य का महाधिवक्ता है, यह कितने दिन के लिए नियुक्त होगा, अर्थात कार्यकाल क्या है इसका, कार्यकाल। आप बताइए, आप अपना अधिवक्ता नियुक्त करते हैं तो कितने दिन के लिए नियुक्त करते हैं? नहीं, ये उस मुकदमे की पैरवी पर नहीं मामला निर्भर करता है, जो आपका कानूनी परामर्श है उस पर नहीं निर्भर करता है। आपको अगर ये बीच में लगे कि ये फला अधिवक्ता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को अपना अधिवक्ता नियुक्त कर दिया, आप समझिएगा आपका अधिवक्ता कोई नियुक्त हो गया, लेकिन आपको कुछ समय के बाद लगे, कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसी समय आपको ये लगे कि ये अधिवक्ता ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए ए वाले व्यक्ति को आपने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर दिया, लेकिन कुछ ही समय के बाद आपको लगे कि ये बी वाला अधिवक्ता अच्छा है, तो आप स्वतंत्र हैं, आपका वकील है, आप स्वतंत्र हैं, इनसे अपनी फाइल लेके इनको दे सकते हैं, कह सकते हैं कि महोदय हम आपको अपना वकील करना चाहते हैं। तो आपके विवेक पर निर्भर है। अगर कुछ समय के बाद लगता नहीं यार ये वाला ठीक नहीं है, इससे तो अच्छा यही वाला था, कानून का अच्छा जानकार हमको हमारे कानूनी पचड़े से परामर्श में जो है अच्छा सलाह देगा, तो आप पुनः इसको यहाँ नियुक्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके विवेक पर निर्भर है कि आप किसी को कितने दिन के लिए अपना अधिवक्ता नियुक्त करना चाह रहे हैं। तो वही चीज यहां भी है। राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल। ये भी तो राज्यपाल के विवेक पर निर्भर है कि कितने दिन के लिए इनको रख सकता है। तो यह महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो अब आप स्वतः ही समझ सकते हैं कि प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, कि जब तक राज्यपाल चाहते हैं तब तक आप वकील के पद पर कार्य करेंगे, अन्यथा जो है आपको हटाया जा सकता है। अब ये कार्य करना शुरू कर दिए तो इन्हें वेतन भी तो चाहिए भाई। आप अपना अधिवक्ता किसी को नियुक्त कर रहे हैं तो उन्हें वेतन भी तो देना होगा। तो वेतन का निर्धारण कौन करेगा भाई? अधिवक्ता आपके, आप अपनी क्षमता के अनुसार ही तो किसी को अधिवक्ता अपनी नियुक्त करेंगे। जैसे मान लीजिए अधिवक्ता ये जो है इनका जो है वेतन, इनकी पारिश्रमिकी काफी ज्यादा है, आपकी क्षमता से ज्यादा है, तो आप इन्हें तो अपना अधिवक्ता नियुक्त नहीं करेंगे। आप उसे ही अधिवक्ता अपना नियुक्त करेंगे जो आप
कि क्षमता के हिसाब से जो कार्य करता हो, मतलब इतना परिश्रमिकी से कार्य चल जाएगा, आप हमको इतना परिश्रमिकी दे दीजिए, हम आपका कानूनी सलाह में जो भी परामर्श चाहिए हम दे देंगे। तो इसका निर्धारण कौन करेगा? आप जब अधिवक्ता के पास पहुंचेंगे तो उससे पूछेंगे ही कि कितना आपको परिश्रमिकी चाहिए। अगर अधिवक्ता ने कह दिया कि हमको इतना परिश्रमिकी चाहिए और आपको लगा कि हमारी क्षमता इतनी नहीं है, हम इसको परिश्रमिकी इतना नहीं दे पाएंगे, तो आप दूसरा अधिवक्ता चुनेंगे। तो यहां पर भी वही व्यवस्था है कि अगर इनके वेतन का मामला आ जाए, वेतन की बात करें, तो वेतन कहां से तय होगा? तो राज्यपाल जो भी तय करेगा, राज्यपाल जो तय करेगा इनका वेतन, तो राज्यपाल तय करेगा, वही वेतन और भत्ता इनको मिलेगा। राज्यपाल द्वारा तय किए वेतन और भत्ता ही इनको मिलेगा। अब यहां से एक चीज और देखिएगा, वेतन और भत्ता तो हो गया, कहां से हो गया? कि राज्यपाल, राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख अपने लिए अधिवक्ता नियुक्त किया और राज्यपाल ने भाई तय कर दिया कितना वेतन और भत्ता मिलेगा। ठीक है, इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ जो संविधान में उल्लिखित पद है, कोई भी पद हो, तो यहाँ पर सबको शपथ लेनी पड़ती है। तो यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछता है कि जो ये राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त होता है, इसे किस चीज की शपथ लेनी पड़ती है? तो आप यहाँ स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए कि महाधिवक्ता के जो शपथ का उल्लेख है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि शपथ इसे इस चीज का लेना पड़ेगा। अर्थात महाधिवक्ता के शपथ के उल्लेख के संबंध में संविधान हमारा मौन हो जाता है, संविधान चुप्पी साध लेता है। जबकि हमने आपको बताया भी था कि शपथ से संबंधित जो भी प्रावधान, जो भी उल्लेख है संविधान के अनुसूची 3 में है। लेकिन महाधिवक्ता या महान्यायवादी की बात करें तो इस विषय पर शपथ के मामले में जो है संविधान चुप्पी साध लेता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रहे हैं, उसे किस चीज की शपथ दिलाएंगे भाई? आप उसको किस चीज की कसमें खिलाएंगे? आप इतना ही उससे कह सकते हैं कि देखिए भाई, हमारा जो भी मामला है उसमें अच्छी तरह से आप हमको परामर्श दीजिए। आप जो है कार्य कर सकते हैं, किसी के भी आप वकालत करिए, ठीक है, लेकिन हमारे मामले में जो है हमारे विरुद्ध जो मुकदमा चल रहा है, हमारा विरोधी जो है, उसकी तरफ से आप हमारे खिलाफ जो पैरवी नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमारे अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता को हमने अपनी सारी जानकारी, गोपनीय जानकारी भी दे दी। अगर आप हमारे विरुद्ध किसी मुकदमे में पैरवी करेंगे तो हमारी पराजय तो सुनिश्चित है। इसलिए यहां शपथ का उल्लेख नहीं है कि शपथ आप लीजिए कि हम कसम खाते हैं या हम इस चीज की शपथ लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप निजी वकालत करिए, आप भाई वकील हैं, अधिवक्ता है, तो आप किसी के अभी मुकदमा लड़ने की तैयारी करिए, निजी वकालत करिए, भाई अपने हिसाब से समझिएगा, अपने ऊपर लेके। वही मामला राज्यपाल वाला भी है, राज्य के संबंधित जो अधिवक्ता नियुक्त होते हैं अर्थात महाधिवक्ता, उनका भी है कि निजी वकालत कर सकते हैं, लेकिन सरकार के विरुद्ध किसी मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकते। सरकार के विरुद्ध मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकते। ये आपके लिए बाउंडेशन है। हमने आपको बताया ना क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये राज्य सरकार के वकील हैं। सरकार की जो गोपनीय सूचनाएं हैं, गोपनीय जानकारियां हैं, वो इनको मालूम है। अरे भाई, हम अपने अधिवक्ता से बात करेंगे तो हम अपनी सारी चीजें तो उसको बताएंगे, तभी तो वो हमारे मामले में अच्छी तरह से हमको परामर्श दे सकता है। अब हमारी जो गोपनीय सूचनाएं जिसको मालूम है, वो जब चाहे तब हमारे विरुद्ध अगर खड़ा हो गया तो हमारे पराजय करा सकता है। तो यहां भी कहा गया कि भाई ठीक है, हम वेतन अपने हिसाब से दे रहे हैं, भत्ता अपने हिसाब से दे रहे हैं, परिश्रमिकी हम अपने हिसाब से दे रहे हैं। आप निजी वकालत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ भी आप जुड़ जाइए, किसी के मुकदमे की पैरवी करिए, हमको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप हमारे विरुद्ध अगर कोई मुकदमा कर रहा है तो उसका आप वकील नहीं हो सकते, उसका आप अधिवक्ता नहीं हो सकते, क्योंकि हमने आपको अपनी सारी गोपनीय सूचनाएं बता दिया।
तो ये राज्य सरकार के मामले में भी उल्लिखित कर दिया गया कि आप निजी वकालत करिए, लेकिन सरकार के विरुद्ध मुकदमे की पैरवी आप नहीं कर सकते। देखते हैं इसका कार्य क्या है, महाधिवक्ता का कार्य क्या है। आपके अधिवक्ता का क्या कार्य है? आपके अधिवक्ता का क्या कार्य है? वही महाधिवक्ता का भी कार्य होगा। क्या है कि विधि से संबंधित आप अपने हिसाब से समझिएगा, विधि से संबंधित मामलों में परामर्श देना, विधि से संबंधित, कानून से संबंधित मामलों में परामर्श देना। किसे परामर्श देना? आपका अधिवक्ता आपको परामर्श देना। आप जिन भी बिंदुओं पर इससे विधि से संबंधित मामलों में परामर्श मांगेंगे उस पर इसको सलाह देना ही देना है। तो वही चीज तो यहां भी है, विधि से संबंधित मामलों में परामर्श देना, जिन पर राज्यपाल इससे परामर्श मांगे। जिस पर भी आप अपने अधिवक्ता से परामर्श मांगेंगे उसी पर देगा। तो यहां पर भी वही है, जिन पर राज्यपाल परामर्श मांगे। ठीक है। और अगला क्या है? दूसरा क्या है? विधि से संबंधित उन सभी विषयों पर कार्य करना। कानून से संबंधित उन सभी विषयों पर कार्य करना जो राज्यपाल समय समय पर सौंपे। आपका भी तो वकील यही है, इसीलिए रखा जाता है। आपका भी तो अधिवक्ता यही होता है कि कानून से संबंधित जो भी परामर्श चाहिए, जब भी चाहिए, तो आप उससे समय समय पर जो भी उसे सौंपेंगे उसका दायित्व को कार्य करें। तो ये भी तो कह रहा कानून से संबंधित, भाई कानून का जानकार महाधिवक्ता, दूसरा तो कार्य करेगा नहीं। आपने अपना अधिवक्ता किस लिए रखा है? आपने कानून से संबंधित मामलों के परामर्श के लिए अपना अधिवक्ता रखा है। तो यहां भी कह रहा कानून से संबंधित जो भी परामर्श चाहिए, जो भी कार्य राज्यपाल समय समय पर सौंपे उसको आपको करना है। राज्यपाल जो भी परामर्श मांगता है आपको देना है। साथ में राज्यपाल समय समय पर कानून से संबंधित जो भी कार्य सौंपेगा उसको आपको करना है। हम देखते हैं कि इस महाधिवक्ता को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। कौन विशेषाधिकार है? अब ये महाधिवक्ता राज्यपाल का है, तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख अर्थात संविधान के हिसाब से राज्यपाल सर्वे सर्वा है। अब इस सर्वे सर्वा का कौन सा पद मिला हुआ है? किसे मिला हुआ है? तो महाधिवक्ता, इसका वकील, महाधिवक्ता का पद मिला हुआ। राज्यपाल ने अपना महाधिवक्ता नियुक्त किया है। अब इस हिसाब से जो आपका वकील है, तो आपके पूरे क्राइटेरियम, जितना भी आपका अधिकार क्षेत्र होगा उसकी सबको जानकारी हो, कुछ भी आपके मामले से संबंधित है तो उसमें आपको परामर्श दे सकता है। या आपका मुकदमा, आपको कानूनी मामलों में कोई जानकारी चाहिए, दूसरे क्षेत्र में चाहिए, जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पे आपका पैरवी चल रही, मुकदमा चल रहा है, अगर दूसरे जगह पर भी चल रहा है तो आपने अपना वकील कहा भाई आप वहां भी देख सकते हैं, तो वो वहां पर भी देख सकता है। अब चूंकि राज्य का मामला है, राज्यपाल ने एक व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया, तो उस संपूर्ण क्षेत्र के अर्थात संपूर्ण राज्य क्षेत्र में जो है उसका महाधिवक्ता हुआ। कहने का मतलब है कि इस महाधिवक्ता को यह अधिकार प्राप्त है कि राज्य के किसी भी न्यायालय में, राज्य के किसी भी न्यायालय में राज्य के किसी भी न्यायालय में ये उपस्थित हो सकता है और अपनी बात रख सकता है। कानून से संबंधित जो राज्य के किसी भी न्यायालय में इसे सुनवाई का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है। मतलब आप समझ गए? चलिए ठीक है। और इसे क्या विशेषाधिकार है? तो आपको याद होगा कि अनुच्छेद 88 में क्या था? महान्यायवादी के विशेषाधिकार का उल्लेख था।
देखिए हम इसलिए संघ से संबंधित मामलों को भी इसमें जोड़ रहे हैं ताकि आपको अनुच्छेद याद करने में कोई दिक्कत ना हो। अनुच्छेद 88 में क्या था? जो महान्यायवादी की था उसे क्या विशेषाधिकार था? वो विशेषाधिकार था कि संसद के दोनों सदनों में संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। कौन? महान्यायवादी। संसद के किसी भी सदन में वो शामिल हो सकता है। अब भाई चूंकि कानून का अच्छा जानकार है, कानून के मामले में से अच्छी जानकारी है, इसलिए बोलने में भी अच्छा ही होगा। तो संसद के किसी भी सदन में ये शामिल हो सकता है, कार्रवाई में शामिल हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। संसद के किसी भी सदन में ये कार्रवाई में शामिल हो सकता है, साथ में भाषण भी दे सकता है, अर्थात बोल भी सकता है। लेकिन बात अगर मतदान की आएगी तो ये मतदान नहीं कर सकता। मतदान क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और वोट डालने का अधिकार किसको है? तो उस सदन के सदस्यों को ही है। तो इसलिए ये आप कार्रवाई में भाग लीजिए, आगे बैठिए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कार्यवाही में भाग लीजिए, कार्यवाही में भाग लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बात भी रखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात जब वोट डालने की, मतदान की आएगी तो आप मतदान नहीं कर सकते। अब हमने आपसे कहा कि संघ से संबंधित मामलों के सीधे सीधे पुनरावृत्त राज्यों में है, और उसमें भी हमने आपको बताया था कि अगर इस अनुच्छेद में कोई संख्या ऐसी है जो जोड़ दिया जाए तो सीधे राज्यों का वर्णन कर देगा, राज्य के अनुच्छेदों का वर्णन कर देगा। तो कौन सी संख्या? बिल्कुल भाई, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, तो इस हिसाब से अनुच्छेद 89 जोड़ दिया जाए। अनुच्छेद 88 में गिनती ऐसी है कि 89 जोड़ दिया तो अनुच्छेद कितना आ जाएगा? और राज्यों से संबंधित आ जाएगा। तो इस 88 में अगर 89 जोड़ दिया जाए तो अनुच्छेद 177 आ जाएगा। तो अगर 177 अनुच्छेद के वर्णन की बात करें तो राज्य के महाधिवक्ता के विशेषाधिकार की बात करेगा। महाधिवक्ता को मिलने वाला विशेषाधिकार, महाधिवक्ता को कौन से विशेषाधिकार मिले हैं? तो वही चीज इसको भी मिला हुआ है कि विधानमंडल के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, किसी किसी राज्य में केवल एक सदन है, विधानसभा, लेकिन किसी किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद अर्थात दोनों सदन हैं। तो आप यूं ही समझ सकते हैं कि जिस राज्य में दोनों सदन है तो यह दोनों सदन के में किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है, चाहे विधानसभा या विधान परिषद, किसी भी सदन में शामिल हो सकता है, कार्यवाही में शामिल हो सकता है, कार्यवाही में शामिल हो सकता है, बोल भी सकता है अर्थात भाषण भी दे सकता है। लेकिन फिर वही बात आ गई, सदस्य नहीं तो मतदान नहीं, आप मतदान नहीं कर सकते। आप आइए हमारे यहां, आपका स्वागत है, कार्यवाही में शामिल हो जाइए, कार्यवाही में भाग लीजिए। आप अच्छे जानकार हैं, बोलने में माहिर हैं, कानून के विशेषज्ञ हैं, आप भाषण भी दे सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं। लेकिन मामला अगर मतदान का आएगा तो हम तुरंत ये कहेंगे कि आप हमारे सदस्य नहीं हैं, आप हमारे सदन के सदस्य नहीं हैं, तो आप मतदान नहीं कर सकते, आप निर्णय नहीं सुना सकते। आज की क्लास में बस इतना। हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। राज्य के विधानमंडल से संबंधित जो भी बेसिक चीजें हैं उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, कहाँ से पेपर में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो मिलते हैं हम लोग कल एक बेहतरीन क्लास के साथ।